आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज चल रही है। हमने इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन देखे, इंडिया चाइना के साथ रिलेशन देखिए। आप ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। और आज हम भारत और इसराइल के रिलेशंस देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं बताऊंगा कि भारत और इसराइल के रिलेशन 1948 से लेकर अभी तक कैसे रहे हैं। दोनों की जर्नी साथ साथ ही हुई है। इसराइल को भी 1948 में यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन द्वारा बनाया गया और भारत को भी 1947 में आज़ादी मिली। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी क्योंकि हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं, हम लोग शुरू से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे। यकीनन दोस्तों, इस समय भारत का सबसे अच्छा दोस्त इसराइल है, नो डाउट। लेकिन क्या ये बहुत पहले से ही अच्छे रिलेशन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस लेक्चर में जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, कैसे रिलेशन बदले और कब रिलेशन बदले। साथ ही साथ जो बायलैटरल टाइज है ना, वो कैसे हैं, हम क्या क्या इसराइल से लेते हैं और क्या इसराइल को देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो। और इंस्टा पे मैं आ गया और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, इसी वक्त जाके फॉलो करो, क्योंकि 1 साल से बोल रहे हो कि सर इंस्टा पे आ जाइए। ट्विटर पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये है हमारी दुनिया प्यारी सी, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये है हमारी दुनिया, ये हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारा प्यारा सा भारत, सबसे बेहतरीन। इसराइल आपको दिख ही नहीं रहा होगा, भूल जाइए। दिख रहा है? ये है छोटा सा इसराइल, ठीक है, अरब के पास। नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, अब दिखाता हूँ, ये देखो, अब दिखा। अरे यार, ये तो चलो, ये है इसराइल आपका, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा आपका इसराइल है, ठीक है, बेसिकली। तो ये वाला, तो ये है इसराइल और ये है भारत। दोस्तों, वैसे इसराइल का इतिहास मैंने कवर किया है, अरब इजरायली वॉर। आप लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री की मेरी सीरीज है, उस पर 25 लेक्चर्स मैंने सब कुछ कवर किया, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसराइल है और भारत है। अब दोस्तों, हमारे जो रिलेशन है ना, वो बहुत ही एंशियंट है। ओल्ड टेस्टामेंट में भारत के बारे में लिखा गया है। यू वोंट बिलीव, जुडाइज्म में भारत के बारे में लिखा गया है कि भारत में तो पक्षी हैं, बंदर हैं, मोर हैं, ये सब लिखा गया है। और 1000 साल पहले से ही, 2000 साल पहले से ही भारत से भर भर के हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम भारत से, हमारा टेक्सटाइल कमाल का था, तो हम इसराइल को टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ये सब भेजते थे। समझ रहे हैं? तो इसराइल से हमारे रिलेशन ना आज से नहीं, बहुत पहले से एंशिएंट रिलेशन है। कुछ देशों से हमारे कल्चरल टाइज है, उसमें एक इसराइल भी आता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसराइल की बात करें ना, तो बहुत सारे इसराइल में भाई ज्यूज रहते हैं, ठीक है ना, यहूदी रहते हैं। और यहूदियों को 2000 सालों से, दो क्या 3000 सालों से परसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये जो यहूदी हैं, जो इनका परसिक्यूशन है, बड़ा बर्बरता पूर्वक रहा है। ये अपने जमीन की मांग करते रहे और इनको कभी जमीन मिली नहीं, ठीक है। तो ऐसा है ना कि आपको मैं बता देता हूं इसका धार्मिक एंगल क्या है। देखो, इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है। जो कॉमन पेट्रियार्क थे इब्राहिम थे। सबसे पहले आए ज्यूज और इनका धर्म है जुडाइज्म, ये इब्राहिमिक रिलीजन में आता है। फिर आए आपके जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी। देन आपके पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम। तो ये 3 धर्म जो हैं, ये इब्राहिमिक रिलीजन है। बाकी हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सब नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो यहूदी हैं, सबसे पहला तो एक्चुअली यहूदी ही है। और आप देखेंगे इब्राहिमिक रिलीजन में बहुत सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको कॉमन मिलेगी। तो यहूदी जो है, जमीन के लिए यहूदी जो है, वो हमेशा से एक्चुअली परेशान रहते हैं और इनको जमीन मिली ही नहीं। अब हिस्ट्री पे मैं पूरा नहीं जाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज एक अलग लेक्चर है, मैंने कवर किया है, आप देख लीजिएगा। तो जमीन के लिए तो परेशान रहते हैं, लेकिन दोस्तों इनको बहुत टाइम से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ना। ये अपने जमीन के लिए इधर उधर भटकते रहे और इनको कभी नहीं दिया गया, हमेशा इनको धोखा ही मिला। 1897 में जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे ये बोला गया कि आपको हम जमीन देंगे। अमेरिका ने हमेशा इसराइल का, वेस्ट और अमेरिका, ये इसराइल को लेके थोड़े से इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। यरूशलेम की बात मैं आपको बता देता हूं। यरूशलेम जो है, इसराइल में यरूशलेम है, वो सबसे पवित्र स्थल है तीनों धर्मों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए भी, इस्लाम के लिए भी और जुडाइज्म के लिए भी। ज्यूज जो है वो यरूशलेम से, यहां पे इनके टेंपल्स, फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल यहीं पे।
क्रिश्चियनिटी जो है वो यहीं से ही शुरू हुई। जीसस क्राइस्ट ने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया और पैगंबर मोहम्मद ने भी यहां से टीचिंग्स जो है वो प्रोपेगेट की, जन्नत की रास्ता तय किया। तो तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो यरूशलेम के लिए ना हमेशा से युद्ध चलता रहा है कि यरूशलेम हमारा है, हमारा है। अब हुआ क्या कि इसी में एक घटना होती है 900 एडी से लेकर ये लगातार 300 साल तक, जिसको क्रूसेड्स बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल में इस्लाम का कब्जा हो गया था और इधर क्रिश्चियनिटी ने बोला कि हम इजराइल को अपने पास ले लेंगे, मतलब यरूशलेम को अपने पास ले लेंगे। तो यरूशलेम के लिए धर्म युद्ध हुआ जिसमें ज्यूज को बहुत मारा गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहूदियों को मारा गया है, हमेशा से मारा गया है। रशिया गए, रशिया में इनको मारा गया। अल्टीमेटली अमेरिका इनके लिए सेफ हेवन बना और पोलैंड, यूरोप में इनको जगह दी गई। पोलैंड में गए, पोलैंड में 50%, वर्ल्ड वॉर 2 में 50% ज्यूज रहते थे। और इधर ये लोग जब अमेरिका में भी आज भी बहुत सारे यहूदी रहते, ज्यूज एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है। आप नोबेल प्राइज उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा ज्यूज आपको मिलेंगे। उसके बाद यहूदियों ने बहुत बड़ा योगदान किया, एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है पैसे के मामले में, धन के मामले में, मतलब धन पैसा एक ही हो गया, धन के मामले में, साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इनका कोई मुकाबला है ही नहीं, है ना। हो सकता है ऐसा, ये एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इन सारी चीजों से लोग डरते भी है, भाई ज्यादा पैसा होगा तो किसको बर्दाश्त होगा, इसीलिए इनको बार बार खदेड़ा जाता है। लेकिन खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत ही लंबी डिबेट है, उसमें फिर धार्मिक एंगल आ जाता है। तो भैया इजराइल जो है, इजराइल को मतलब यहूदी जो है उनको कभी इजराइल मिला ही नहीं। अब वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में भी इनको ये बोला गया कि हम आपको, मतलब ब्रिटेन ने ये बोला कि ब्रिटेन का सीधा फंडा था वर्ल्ड वॉर 1 में कि जो देश हमारे साथ आएगा और जो उनकी मांगे हैं, जो दूसरा देश हमसे मांग रहा हम उनको दे देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन हो गया। देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये पहला पैलेस्तीनियों के पास था। आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी इजराइल की हिस्ट्री पता चल जाएगी। लेकिन यहां पे यहूदी चाह रहे थे कि ये तो हमारा एरिया है, सालों से हमारा एरिया रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब कुछ नहीं मिला, तब यहूदियों ने पैलेस्तीन में, जिसको होली लैंड भी बोला जाता है, जो आज इजराइल जिसमें आता है, मतलब इजराइल है जो, वहां पे जमीन खरीदनी शुरू कर दी। और उसके बाद जमीन खरीदते 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 इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो यहां पे अरब मुल्कों ने मिलके फर्स्ट अरब इजरायली वॉर जिसको कहते हैं 1948 में, क्योंकि जो यहूदी थे उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया था, जमीनें खरीद ली थी, तो अरब मुल्कों ने मिलके पैलेस्तीनियों के साथ हमला कर दिया इजराइल पे। लेकिन इजराइल ने इन सबको पीछे ढकेल दिया और 1948 में इजराइल का जन्म हो गया। पैलेस्तीन का बड़ा एरिया अपने पास ऑक्यूपाई कर लिया। यहां से भारत और इजराइल के रिलेशंस शुरू होते हैं। अब मैंने बताया कि अगर आपको इजराइल की, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर है, उसमें आपको इजराइल का इतिहास पता चल जाएगा। अब दोस्तों भारत और इजराइल के रिलेशन यहां से शुरू हुए। देखो 1948 से लेकर 1991 तक, ये आप देख लो, ओवरव्यू है कि अभी तो भारत और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर 2014 की बात करें, 2014 से रिलेशन बहुत अच्छे और अच्छे हो गए जब से मोदी जी आए हैं। भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर है इजराइल का। डिफेंस में भी बहुत हमने कमाल का काम किया है। 10th, अगर ओवरऑल की बात करें तो 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ठीक है ना। और हम जो हैं रशिया के बाद इजराइल से सबसे ज्यादा डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो 2nd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है वो। अभी हम देखेंगे, अभी हम उसको डिवाइड करेंगे कि मिलिट्री में क्या है, साइंस एंड टेक में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या, अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप इंडिया और इजराइल के इतिहास देख लीजिए। चलो 1948 से लेकर 1991 तक का एरा क्या है ये? अरे यार ये 1991, चलो कोई नहीं। नॉन रिकॉग्निशन की बात करें, 1948 में इजराइल बन गया, समझ गए। अब देखो भारत के पास दो चीजें थी, या तो वो इजराइल को सपोर्ट करे, आप अपना भी देश बना सकते हो अगर दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, या भारत उसको सपोर्ट ना करे, मतलब या दुनिया उसको रिकॉग्नाइज, अगर दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है तो आपका देश यानी कि वो फिर आ जाएगा। अब भारत के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले या तो ना करे। अब भारत ने दोनों चीजें की। 1948 में जब इजराइल बना तो वोट हुआ ना कि पैलेस्तीन को पार्टीशन कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का प्रस्ताव आया। भारत ने, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, भारत ने पैलेस्तीनियों के लिए वोट दिया था, ठीक है। यानी कि भारत पैलेस्तीन के साथ खड़ा हुआ था, इजराइल के साथ उस समय नहीं था। बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए था, देखो हमारे और अरब मुल्कों के जो टाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये शुरुआत के लीडर्स को पता था कि हम अरब मुल्कों से दुश्मनी नहीं ले सकते।
इसराइल को रिकॉग्नाइज करना, इसका मतलब यह है कि हम अरब मुल्कों से दुश्मनी ले लें, क्योंकि उस वक्त इसराइल का जन्म हुआ था, किसी को नहीं पता था कितने दिनों तक चले। तो हम अरब मुल्कों से अभी दुश्मनी लेंगे तो भैया तेल की आपूर्ति कौन करेगा? फिर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी तो है ना, सऊदी अरब हमारा भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो एक तरफ तो सऊदी अरब था जिससे हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन दूसरी तरफ था इसराइल। तो भारत ने यह फैसला किया कि हम पैलेस्तीन के साथ रहेंगे, क्योंकि पैलेस्तीन के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते थे, और इसराइल के साथ फिलहाल हम नहीं जाएंगे। तो भारत जो है, भारत ने जब वोटिंग हुई ना, तो भारत ने इसराइल के अगेंस्ट वोट दिया कि हम नहीं चाहते कि इसराइल बने, लेकिन अल्टीमेटली इसराइल बना क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते थे। फिर 1950 में हम देखते हैं हमने इनफॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया। इनफॉर्मली का मतलब क्या है? देखो, जब इसराइल बना 1948, तो इसराइल राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत में जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, जो राइटिस्ट ग्रुप थे, वो तो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे वीडी सावरकर थे, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सब सपोर्ट कर रहे थे। जब हमने इसराइल के अगेंस्ट वोट दिया तो बहुत क्रिटिसिज्म आया जो राइटिस्ट ग्रुप थे कि आप इसराइल को सपोर्ट करो, है ना। और यहां पे हम ये देखते हैं कि जूइश नेशनलिज्म को बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया गया कि जूइश नेशनलिज्म बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अल्टीमेटली 1950 में भारत ने इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। अब भारत ने ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया, लेकिन याद रखिएगा ये इनफॉर्मल था। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? 1948 से लेकर 1991 तक हमने इनफॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। क्या हुआ कि 1953 में मुंबई में इनका कॉन्सुलेट भी बना लिया। इसराइल से हमने 1950 में रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन हमने पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टोर नहीं किए, क्योंकि पता था ना उस समय अरब और इसराइल की का बहुत बुरी हालत थी, ठीक है, दोनों में कट्टरता थी एकदम, मतलब बहुत भयानक दुश्मनी। तो भारत को पता था अगर हम इसराइल के साथ जाएंगे तो हम अरब मुल्कों को नाराज कर देंगे, तो इसीलिए डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरीके से स्टोर नहीं किए गए। इसीलिए नई दिल्ली में उनको एम्बेसी नहीं खोलने दी। खाली 1953 में मुंबई में हम देखते हैं कि उनको कॉन्सुलेट खोलने दिया, लेकिन पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत ने स्टोर कभी किए ही नहीं। और भारत का बहुत अच्छा डिसीजन था। भारत, देखो, भारत का अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें तो भारत किसी को नाराज करके नहीं चलता, भारत सबको साथ लेके चलता है, और ये हमारी जीत रही है। इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ रहती है, ये सबसे अच्छी बात है। तो भारत ने कभी किसी को नाराज किया ही नहीं। तो भारत ने ऐसा यहां पे स्ट्रैटेजी अपनाई कि ना ही इजराइल नाराज हो और ना ही अरब देश नाराज हो। तो पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्होंने स्टोर नहीं किए। आप समझ गए ये चीज? क्योंकि भैया गल्फ से ढेर सारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था ना, तेल की आपूर्ति हो रही थी ना, एनर्जी की आपूर्ति हो रही थी। भाई भारतीय जो है वो गल्फ कंट्रीज में जाके काम कर रहे थे, अरब कंट्रीज में जाके काम कर रहे थे, पैसा भेज रहे थे। और ये 1950 की बात है, भारत तो उस समय जस्ट बना था, 1947 में भारत को आजादी मिली थी। और अगर हम ये नहीं करते तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए 1991 तक हम थोड़ा सा शांत रहे, लेकिन 1991 के बाद चीजें जो हैं वो बदली। अब दोस्तों चीजें कैसे बदली ये हमको देखना है। 1991 में आपको पता ही है कि अगर इजराइल की बात करें तो 1967 में 6 डेज वॉर हुआ, इजराइल ने और बड़ा एरिया जो है वो ले लिया। योम किपर वॉर हुआ, योम किपर वॉर में कोई जीता नहीं, और इजराइल को यह समझ में आ गया कि हमको अरब नेशन से अच्छे रिलेशन बना के चलने हैं। तो एक पीस डील साइन हुई, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि सिनाई पेनिसुला जो है वो वापस कर दिया गया, और इजिप्ट पहला देश बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। इसमें आपके होस्नी मुबारक कह रहा हूं, क्या नाम था, अनवर सादत जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, और उसमें इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं, उनको नोबेल प्राइज भी मिला, 1979 की बात है, ठीक है। यानी कि यहां पे इजिप्ट ने शुरुआत कर दी कि इजराइल को साथ में लेके चलना है ना, क्योंकि इतने टाइम से लगातार युद्ध हो रहे थे और किसी को कुछ मिल नहीं रहा था। इजराइल भी ये समझ गया कि अगर हम साथ में नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका बहुत खराब रिस्पॉन्स आया। अरब नेशन जो थे वो बिल्कुल भी इस पर तैयार नहीं थे, और पैलेस्तीन तो बिल्कुल तैयार नहीं था, ठीक है। बट अल्टीमेटली 1991 में पैलेस्तीन को भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो जब चीजें नॉर्मल हुई, मतलब इजराइल भी एक साइड में था, 1991 आते आते इजराइल भी एग्जिस्ट कर रहा था, पैलेस्तीन भी, ठीक है। तो जब चीजें नॉर्मल हुई तब भारत ने हाथ बढ़ाया, और 1992 में फिर हमारे प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो स्टार्ट हुए, ठीक है। और फिर भारत ने 1992 में तेल अवीव में अपनी एम्बेसी भी खोल ली। एजर वीजमैन 1997 में पहले इजरायली प्रेसिडेंट थे, और इस समय याद रखिएगा भारत और इजराइल के साइंटिफिक रिलेशंस भी तैयार हो रहे हैं, मिलिट्री रिलेशंस भी तैयार हो रहे हैं। ये 1992 के बाद सारी चीजें शुरू हुई।
तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया इन 1997। अब इजराइल और भारत का आना जाना भी हो गया। आप समझे कि नहीं? 1991 में जैसे ही अरब मुल्कों का थोड़ा सा रुख जो है वो नरम पड़ा, तब भारत ने हाथ बढ़ा लिया। ठीक है, क्योंकि भारत, देखो इजराइल तो हमेशा से ही चाहता था कि भारत दोस्ती कर ले, लेकिन भारत थोड़ा सा संभल के चल रहा था। 1991 में चीजें नॉर्मल हुई, भारत इजराइल साथ आ गए। 1997 में एजर वीजमैन आए, ये पहले इजरायली प्रेसिडेंट थे। 2000 में एल के आडवाणी गए, ये पहले फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर थे जो इजराइल विजिट किए। 2003 में एरियल शेरॉन आए, ये फर्स्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत आए। आप देख रहे हैं ना, तो ये आदान प्रदान जो है वो चलने लगा है। 2003 की बात करें दोस्तों, 2003 जब एरियल शेरॉन भारत आए थे तो बहुत कंडेम हुआ था, काफी लोगों को अरेस्ट भी किया था। यहां पे देखो मुस्लिम्स जो हैं वो इजराइल को बिल्कुल भी कंडेम करेंगे, मुस्लिम जो है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि भैया पैलेस्तीन जो है होली लैंड है ना। मैंने अभी आपको बताया कि यरूशलेम जो है वो मुस्लिमों का मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, और यरूशलेम पे कब्जा किसका है? इजराइल का। तो दुनिया भर के मुस्लिम बिल्कुल भी इजराइल के साथ खड़े नहीं होंगे। तो 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरॉन आए तो मुस्लिमों ने कंडेम किया, बाकायदा प्रदर्शन के लेफ्टिस्ट ने भी कंडेम किया। लेकिन भारत में बायलैटरल टाइज, उस समय बीजेपी की सरकार थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है। इससे पहले जसवंत सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी इजराइल जा चुके। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा बड़े खुले हाथों से एरियल शेरॉन को अपनाया, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया एरा जो है वो शुरू हो गया। अब 2003 से लेकर अभी तक हमारे और इजराइल के रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं? तो ये सब कुछ हो रहा था। अब दोस्तों 2006 आता है। 2006 में शरद पवार, 2004 में कांग्रेस आ गई, लेकिन जो बीजेपी ने छोड़ा वही कांग्रेस ने कंटिन्यू किया, इजराइल से रिलेशन नहीं खराब किए। 2006 में शरद पवार, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, ये सब इजराइल विजिट किए। इनफैक्ट गुजरात के उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी 2006 में इजराइल गए। तो 2006 तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और 2014 में फाइनली दोस्तों देखो हमारे रियल रिलेशंस जो है, सबसे अच्छे रिलेशन जो 2014 से शुरू हुए हैं। देखिए बीजेपी और महासभा जो थी, ये राइटिस्ट जो ग्रुप है, इनका हमेशा से ही इजराइल को लेकर बहुत ही नरम रुख रहा है। ठीक है, कि इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो इजराइल, हालांकि 2014 में दोस्तों आपको पता ही है कि ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि इजराइल में क्या हुआ। इजराइल में जो पीएलए था, ठीक है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी, अब तो खैर वो चुनाव लड़ती है, ठीक है, वो पार्टी है। तो हुआ क्या कि इजराइल चाहता था कि पूरा एरिया जो है वो हम अपने कब्जे में ले लें। पूरा एरिया मतलब अभी यरूशलेम दोस्तों किसी के पास नहीं है, यरूशलेम यूनाइटेड नेशंस के पास है। लेकिन इजराइल चाहता है, जब 1991 में पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया गया तो वेस्ट बैंक और गाजा ये पैलेस्तीन के पास चले गए। ठीक है, इजराइल चाहता है वो भी ले ले। तो हुआ क्या दोस्तों कि हम देखते हैं कि 1991 में जो पैलेस्तीन के लिबरेशन ग्रुप थे वो तो पॉलिटिक्स में आ गए। ठीक है भाई, पैलेस्तीन की आजादी के लिए या यहूदियों को खदेड़ने के लिए जो लड़ रहे थे, जैसे 1991 में रिकॉग्निशन हुआ वो इलेक्शन में आ गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक नए ग्रुप हमास का उदय होता है। हमास बोलता है कि हम पूरी तरीके से इजराइल को पीछे ढकेल देंगे, मतलब यहूदियों को पीछे ढकेल देंगे, इजराइल पे अपना कब्जा कर लेंगे। तो ये एक इन दोनों के बीच में नया ग्रुप है कि ये रेबेल ग्रुप है, ये आतंकी है। हमास और इजराइल के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, अभी तक युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब इजराइल क्या करता है, जो गाजा स्ट्रिप है उस पर भर भर के, वो ये तो बहुत खराब है और ये बिल्कुल कंडेमनेबल है, वहां पे हिंसा करता है। आप समझ रहे हो? तो जब इजराइल हिंसा करता है तो 2014 में हद हो गई दोस्तों, थर्ड वॉर थी बेसिकली हमास और इजराइल के बीच में। हद हो गई जब इजराइल ने बहुत ज्यादा हिंसा के अपने मिशन को तेज किया, बाकायदा मिसाइल दागी। तो भारत ने इसको बाकायदा कंडेम किया। भारत ने बोला कि जो गाजा स्ट्रिप पे आप कर रहे हो ये बहुत गलत है ना, क्योंकि हम पैलेस्तीन से भी रिश्ते खराब नहीं कर सकते। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन, आज भी बेंजामिन नेतन्याहू है। उन्होंने इनको पर्सनली कांग्रेचुलेट किया। जैसे ही मोदी जी आए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई, साइड लाइन में मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू की 10 साल बाद, ये पहली बार था, मतलब ये 10 साल बाद, इससे पहले 2004 में मुलाकात हुई थी, 10 साल बाद 2014 में फिर से प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल एंड प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया मिले। और यहां से 2014 से लेकर 2020 तक एक अलग ही एरा शुरू हो गया। ठीक है,
अब आप देख लीजिए दोस्तों कि फिर इजराइल का डेलीगेशन आया 2015 में, वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई, ठीक है। फिर 2015 में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर आए, भारत आए। 2016 में फॉरेन मिनिस्टर जो हमारी सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज, जिनका देहांत हो चुका है, पिछले साल इनका देहांत हो गया, तो सुषमा स्वराज जो हैं वो भी गई इजराइल, वो भी विजिट किया, इन्होंने भी विजिट किया, है ना। उसके बाद दोस्तों ये लगातार अब चलता रहा है, आप देख रहे हैं ना। 2017 में ये बहुत ऐतिहासिक मोमेंट था। इससे पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने 2017 में जो इजराइल विजिट करके आए, ये कभी नहीं हुआ था। और इसी दौरान 25 साल भी हमारे 1991 से ही शुरू हुआ था, 25 साल भी इंडिया और इजराइल रिलेशंस के पूरे हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू बकायदा एक टेलीवाइज्ड स्पीच दी, है ना, और बकायदा हम लोग ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया टूरिज्म में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, और एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो 2014, ये तो एक हिस्ट्री थी इंडिया इजराइल के रिलेशंस कैसे रहे। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि हम क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, सबसे पहले तो दोस्तों हमको यह जानना है कि हम क्या क्या बेचते हैं इजराइल को। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी 2017 में गए थे, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी जी 2017 में गए थे, बहुत ऐतिहासिक विजिट था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लोग, मतलब कोई प्रधानमंत्री जो है इजराइल विजिट कर रहा है। 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले इंडिया इजराइल का इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड बनाएंगे, जिसको I4F बोला गया। हमने वाटर कंजर्वेशन पे, दूसरा है वाटर कंजर्वेशन पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। दोस्तों बता दो कि इजराइल ने बहुत, कई बार, हर चीज में इजराइल ने मदद की है, ठीक है। इजराइल ने यह तक बोला है कि हम आपका जो प्रोजेक्ट क्लीन गंगा है, हम उसमें भी मदद कर देंगे, और इजराइल की टेक्नोलॉजी कमाल की रही है। तीसरा था कि हम स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म लेके आएंगे। चौथा था कि इंडिया इजराइल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनेगा, और ये 3 साल का प्रोग्राम होगा, अभी भी चल रहा है, ये 2018 तक लगातार चल रहा है, अभी मैं उसकी भी बात करूंगा। पांचवा था कि हम कोऑपरेशन करेंगे एटॉमिक क्लॉक्स को लेके। छठा था कि जियो लियो ऑप्टिक लिंक जो है उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, और सातवां था इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन इन स्मॉल सैटेलाइट्स, इसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब साइंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट सब इंक्लूड हो गया है, ठीक है। ये सारी चीजें साइन करके आए थे, 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए थे। डिफेंस की बात करें तो मैंने अभी बताया कि इजराइल जो है वो सेकेंड डिफेंस पार्टनर है भारत का। रशिया से हम सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, उसके बाद इजराइल से खरीदते हैं। अब आप देख लीजिए 2016 में $600 मिलियन जो है, ये हमारा जो मिलिट्री ट्रेड है वो पहुंच गया। 2008 में, वैसे इसकी शुरुआत मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही भारत और इजराइल के रिलेशन रिस्टोर हुए, तुरंत इसकी शुरुआत हो गई। 1996 में, 1996 में हम देखते हैं कि हमने बोला कि हमने ये माना कि हमको डिफेंस के लिए इजराइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका नतीजा ये हुआ कि 1997 में हमने पहली डील साइन की, और हमने बराक मिसाइल, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो इजराइल से खरीदी। बहुत ही कमाल की मिसाइल है, ठीक है। यहां तक 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था, पूरी दुनिया ने भारत के पोखरण टेस्ट को कंडेम किया, तो क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं की थी, है ना। एनपीटी आप समझते हैं ना कि 1969 में एनपीटी को ओपन किया गया था, सबको बोला था कि आप साइन कर लो, आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने मना कर दिया। भारत ने बोला कि हम इस ट्रीटी को तो साइन कर लेंगे, लेकिन इससे पहले बोलो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पहले वो अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म करें, तभी हम साइन करेंगे। और वो आज तक नहीं हुआ, इसलिए भारत ने आज तक कभी एनपीटी साइन नहीं की। तो भारत ने 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट, पहला इंदिरा गांधी के समय में होता ना ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में पोखरण में किया। अब जब 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो इधर बिल क्लिंटन जो है, उनका तो मूड खराब हो गया, प्रेसिडेंट थे उस समय अमेरिका के, है ना, साथ ही साथ पूरे वेस्ट का। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने इसको बिल्कुल कंडेम नहीं किया था, और भारत के स्टेप को सही से ठहराया था। पता है कौन कौन था? पहला तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त रशिया, दूसरा फ्रांस, और तीसरा इजराइल। इजराइल ने कंडेम ही नहीं किया, बोला कि बिल्कुल सही है। 2000 में हमने फाल्कन ए जो है मतलब फाल्कन ए जो है वो भी हमने, इसकी भी डील साइन की। 2007 में $2.5 बिलियन का एग्रीमेंट जो है हमने इजराइल से साइन किया, और हमने इजराइल से यह भी बोला कि आप एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हमारा बनाए, ठीक है। 2008 में जब अटैक हुआ था, 26/11 अटैक भारत में,
तो यहूदियों को भी टारगेट किया था यहां पे आतंकियों ने। तो बाकायदा इजराइल ने बोला था कि हम अपनी तरफ से 40 स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेटिव फोर्सेस भेजेंगे, 40 कमांडोज को भेजेंगे ताकि आपको असिस्ट किया जा सके। 2007 में $2 बिलियन का मिलिट्री एग्रीमेंट हमने साइन किया है। 2008 में हमने टेक्सार, ये जो सैटेलाइट है टेक्सार मिलिट्री सैटेलाइट, ये हम बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भारत और इजराइल का रिलेशन डिफेंस में कितना बेहतरीन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड की। देखो बायलैटरल ट्रेड की बात करें, 1992 में ये $200 मिलियन था और 2014 आते आते $4.52 बिलियन हो गया। बम्पर 200 मिलियन से सीधा 4.52 बिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, ऐसी छलांग मारी है 1992 से। मतलब 22 साल में हमने मिलियन से सीधा बिलियंस में चले गए हैं। और अगर अभी बात करें तो भारत जो है इजराइल का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 7th लार्जेस्ट। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड डेफिसिट वाला मामला नहीं है भैया, कि यहां से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। यहां पे हम जितना इजराइल हमको इंपोर्ट करता है उतना ही हम इजराइल को एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत जो है टॉप 10 जो आइटम्स हैं, हम क्या क्या इजराइल को बेचते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल का जो इंपोर्ट है वो आप देख सकते हैं $2.3 बिलियन का रहा है। तो टॉप 10 मेजर कमोडिटीज जो है, जो हम इजराइल को बेचते हैं, सबसे पहले आता है उसमें जेम्स। जेम्स कौन से? मेटल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, उसका ट्रेड 973.6 मिलियन का है। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स हम इजराइल को बेचते हैं 296.5 मिलियन का। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, व्हीकल्स, मशीनरी, अदर टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, ये सब बेचते हैं। और इजराइल क्या एक्सपोर्ट करता है? अगेन जेम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, टोटल 10 इंपॉर्टेंट आइटम्स इजराइल हमको एक्सपोर्ट करता है और हम इजराइल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप इन सबको मिला लें तो भारत जो टोटल इजराइल को बेच रहा है, दैट इज गुड। हम 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सोर्स हैं और इजराइल का इंपोर्ट आप देख सकते हैं $2.3 बिलियन है, ठीक है। तो ये बराबर है, हमारा डेफिसिट नहीं है यहाँ पे इजराइल के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी हमने कमाल का काम किया है। ये आप देख सकते हैं IIAP, इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, ये इंडो इजराइल एक्शन प्लान के तहत 2006 में लॉन्च किया गया था, है ना। और अभी तक हम इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैं बताने ही भूल गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कमाल का योगदान है, ठीक है। इजराइल जो है अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमको देता है। जीनोम प्रोजेक्ट में इजराइल ने हमारा साथ दिया। 1998 में 22 रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे थे और अभी बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। और 2003 में बोला था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल करने वाले हैं। एग्रीकल्चर, वाटर, सोलर एनर्जी, मेडिकल में, इन सब में इजराइल जो है वो हमको सपोर्ट करता है। मैंने बताया था ना कि प्रोजेक्ट क्लीन गंगा जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें भी इजराइल ने बोल दिया था कि हम आपकी मदद कर देंगे। फिर ये वाला जो प्रोजेक्ट है IIAP, इसमें दोस्तों क्या है कि एग्रीकल्चर बेस्ड में भारत को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। बेसिकली ये 16 स्टेट में चलाया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाला। 3 फेजेस में है, 2009 से 2012, 2012 से 2015, 2015 से 2018, ये 3 फेजेस में इसको चलाया गया है, ठीक है। और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। एग्रीकल्चर में क्रॉप को कैसे अच्छा किया जाए, वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ड्रिप इरिगेशन में इजराइल हमको काफी ज्यादा मदद कर रहा है। टूरिज्म की बात करें तो भारत और इजराइल से बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो आते जाते हैं। इजराइल से हर साल 40,000 से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो भारत आते हैं और भारत से 30,000 से ज्यादा टूरिस्ट इजराइल जाते हैं। तो हमने अभी की बात करें तो हमने इजराइल से बहुत बढ़िया तरीके से दोस्ती की हुई है और इजराइल जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये इजराइल खुद भी मानता है। और ये दोस्ती ऐसी चलती रहे, लेकिन ऐसा ये नहीं कि हम इजराइल के कुछ गलत काम को कंडेम ना करें। अगर इजराइल कुछ भी करे तो हमको उसको कंडेम भी करना चाहिए। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।